गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम रोपण कृषि में जो कॉफ़ी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल चाय पढ़ लिया था और हमने जो बाकी खाद्यान्न फसलें हैं वो पढ़ लिया था। तो आज हम रोपण कृषि में जो कॉफ़ी है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसका जो गुणवत्ता है वो विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। कौन से किस्म की? अरेबिका, जो आरंभ में सबसे पहले यमन देश से लाई गई थी और इसकी देश में काफ़ी मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। कौन सी पहाड़ियों से हुई थी? बाबा बूदन पहाड़ियों से। और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी और सबसे पहले ये यमन से लाई गई थी। अब हम बागवानी फसलें पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारे फल हैं और बाकी जो सब्जियां आती हैं उन्हें हम बागवानी फसलें बोलते हैं। तो 2017 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। उष्ण और शीतोष्ण मतलब जो गर्मियों में सब्जियां या फल पैदा होते हैं वो, और जो सर्दियों में होते हैं, तो दोनों फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के जो हैं वो आम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नागपुर और चेरापूंजी के संतरे प्रसिद्ध हैं। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत में सभी ज़्यादातर फल भारत में ही उगाए जाते हैं और इनकी बहुत मांग भी है। इसके अलावा भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो अब तक तो हमने खाद्य फसलें पढ़ी हैं कि जो खाद्य फसलें खाई जाती हैं जिनमें दालें आती हैं, है ना, और बागवानी फसलें ये आती हैं, और हमारे जो रोपण कृषि है वो आती है। अब हम ऐसी फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो अखाद्य हैं, यानी जिनको खाया नहीं जाता लेकिन हमारे उत्पादन के लिए वो कच्चा माल में प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आता है रबड़। यह भूमध्य क्षेत्र की फसल है और ये विशेष परिस्थितियों में उगाई जाती है, जैसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में। उपोष्ण यानी जहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस से और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पर तापमान ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो। तो इस तरह से इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो हमारे उद्योगों में प्रयुक्त होता है और इसके जो प्रमुख राज्य हैं वो हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और में गारो की पहाड़ियाँ। अब आपको कुछ सूचियाँ बनानी हैं जो रबड़ से बनाई जाती है, जो चीज़ें जैसे कि हमारे जब हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो ग्लव्स बनते हैं वो रबड़ के बनते हैं, है ना। गाड़ियों के जो टायर हैं, साइकिल के टायर हैं, वो रबड़ से बनते हैं। हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली जैसे कारपेट वगैरह हैं वो भी रबड़ से बनाए जाते हैं, है ना। जूते हैं, चप्पल हैं, तो ये सारी चीज़ें रबड़ से बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में सबसे पहले आता है कपास, उसके बाद आता है जूट, फिर सन और प्राकृतिक रेशम। ये 4 जो हैं वो महत्वपूर्ण रेशेदार फसलें हैं और ये सारी भारत में उगाई जाती हैं। इनमें से जो कपास, जूट और सन, यानी ये जो 3 फसलें हैं, ये 3 फसलें मिट्टी में उगाई जाती हैं। और जो चौथी है प्राकृतिक रेशम, ये कीड़ों से प्राप्त किए जाती है। ये कीड़े के जो कोकून होते हैं उनसे ये प्राप्त की जाती है।
और यह जो कोकून होते हैं, ये रेशम के कीड़े मलबेरी पेड़ पर, यानी जो शहतूत के पेड़ हैं उस पर इनको पाला जाता है, यानी कि उनकी हरी पत्तियों पर ये पाले जाते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना, रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहते हैं इसे। तो अगर हम इसको अंग्रेजी पर्याय देखेंगे रेशम उत्पादन का, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आता है कपास यानी कॉटन। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो कपास है वो भारत में ही सबसे पहले उगाई गई थी। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में जो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अगर आप सबसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त जो मृदा है या मिट्टी है वो कौन सी है, तो वो काली मिट्टी है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान यानी हल्की वर्षा या सिंचाई या फिर 210 दिन पाला रहित मतलब जहाँ पर बर्फ़ ना पड़ी हो, कोई ओस ना पड़ी हो, यानी जहाँ पाला ना हो, यानी और इस फसल को उगने में 210 दिन या 6 से 8 महीने का समय लगता है। और इसको खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है, यानी खरीफ के मौसम में बोया जाता है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो जो इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद आता है जूट। जूट को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। और जूट जहाँ बाढ़ के मैदान में जहाँ बाढ़ आती है और उसके बाद जो मिट्टी बच जाती है, यानी कि जल को बहने के बाद, जल चले जाने के बाद, यानी जल की निकासी होने के बाद जो उर्वरक यानी हमें फर्टिलाइज जो सॉइल होती है उससे जूट पैदा होता है। तो जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है, इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु या धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि जो जूट है ये प्राकृतिक रेशा है, उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इससे जो भी वस्तुएं बनती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं और बाकी जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, तो लोग इसको कम खरीदते हैं। महंगा होने के कारण इसको कम खरीदते हैं, इसलिए इसकी बाज़ारों में मांग कम हो रही है। अब हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार देखेंगे कि खेती में किस तरह से एक सुधार किया जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पैदा कर सकें। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून पर और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी कि हमारे देश में इतना विकास हो गया है, नई नई तकनीकी आ गई हैं, उन्नत बीजों का भी आविष्कार हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भाग हैं अभी देश के जहाँ किसान या तो बारिश पर निर्भर रहते हैं और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से अधिक लोगों को जीविका प्रदान करने वाले कृषि में कुछ गंभीर तकनीक एवं सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो 60% यानी 60% जनसंख्या है वो हमारी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, यानी कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से, तो उसमें सबसे पहला जो सुधार जो मुख्य मुद्दा था वो था भूमि सुधार।
भूमि पर जो हमारा पुश्तैनी अधिकार के कारण जो भूमि टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, उसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। चकबंदी यानी खेतों का आकार, जोतों का आकार बढ़ाना। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थीं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। अब यहाँ श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है श्वेत क्रांति, तो आप अगर ऑपरेशन फ्लड आते हैं तो उसका मतलब श्वेत क्रांति ही है। 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान दिए गए थे और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और अन्य बैंकों की स्थापना की गई थी, ताकि जो किसान है, कृषक वर्ग है, उनकी स्थिति में सुधार हो सके। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना, जिसे हम PAIS भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ताकि जो किसान हैं इनसे कुछ नई तकनीकी सीख सकें। और उसके साथ ही जो किसानों और दलालों के बीच में जो बिचौलिए होते थे, उनको भी हटा दिया गया है, ताकि उनको जो लाभ हो या हानि हो उन्हीं तक हो, कोई बिचौलिया उसमें हस्तक्षेप ना करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए। तो आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।